है कि अपने काम में ही खोई हुई है। तुझे आज मेडिकल इमरजेंसीज यानी वो स्थितियां जिसमें यदि व्यक्ति को सही प्राथमिक चिकित्सा मिले और सही समय पर यानी जल्द से जल्द उपचार मिले तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। ऐसे में बहुत अधिक भूमिका होती है जो उस व्यक्ति के आसपास है। बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जो मेडिकल इमरजेंसीज में आती हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्थितियां ऐसी हैं यानी जब व्यक्ति अनरिस्पॉन्सिव हो जाए। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन व्यक्ति के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है और किस प्रकार से CPR किया जा सकता है, ये आज विस्तार से आपको विशेषज्ञ बताएंगे टोटल हेल्थ के डिस्कशन में। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन के प्रति हम लोग सजग रहें। कहा जाता है यूं तो मिलते हैं हजारों लेकिन काम के लोग चंद मिलते हैं। अक्सर जब आती है मुसीबत की घड़ी तो कुछ दरवाजे बंद मिलते हैं। ऐसा ना हो यानी अगर कोई व्यक्ति मदद मांग रहा है या उसको मदद की आवश्यकता है तो आसपास के लोगों को ये जानकारी हो कि मेडिकल इमरजेंसीज में CPR किस तरह से किया जाना चाहिए। इसलिए आज हम आपको टोटल हेल्थ में विस्तार से बताएंगे कि CPR क्या होता है, कौन सी स्थितियों में कारगर होता है और यह प्रक्रिया कैसे की जा सकती है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्यों आवश्यक है ये आपको विशेषज्ञ समझाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की आवश्यकता है उसमें यदि सही तरीके से सही समय पर व्यक्ति को CPR दिया जाता है तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिसमें CPR देना चाहिए, ये हम विशेषज्ञों से जानेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि CPR देने से पहले कौन सी बातों को अवश्य जांच लेना चाहिए, यानी वो कौन से चेक पॉइंट्स होने चाहिए जिसका ध्यान आपको रखना है और ये समझना है कि व्यक्ति को CPR की आवश्यकता है। साथ ही ये भी कि कैसे पहचाने कि व्यक्ति को CPR की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति में बेहोशी आ जाती है, लेकिन CPR कब करना है ये जानना ज़रूरी है। 1 मिनट में कितनी बार चेस्ट कंप्रेशन करना है यानी सीने को दबाना है, कंप्रेशन किए जाने चाहिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही ये समझना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग डरते हैं ऐसे व्यक्ति की सहायता करने में, लेकिन गुड समैरिटन लॉ क्या कहता है, किस तरह से वो व्यक्ति भी सुरक्षित है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहा है जिसे मदद की आवश्यकता है, ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या बच्चों को भी CPR दिया जाना चाहिए। यदि बच्चे छोटे हैं तो किन मामलों में उनमें CPR दिया जाना चाहिए, यदि हाँ तो CPR देने का जो तरीका है, ये जो दूसरे चेक पॉइंट्स है बच्चों और वयस्कों में किस तरह से अलग होते हैं, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है छोटे बच्चों में यदि CPR की आवश्यकता होती है और CPR दिया जाता है तो। हैंड्स ओनली CPR क्या है ये आपको विशेषज्ञ समझाएंगे, यानी CPR की सही विधि क्या है और किस तरह से हैंड्स ओनली CPR का प्रयोग किया जाता है। आजकल विशेषज्ञों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि CPR कोई भी यानी सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, तो क्यों CPR सीखना सभी के लिए आवश्यक है और किस तरह से आप भी किसी के लिए जीवन रक्षक बन सकते हैं, ये आपको बताएंगे आज के डिस्कशन में। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और ये समझ लेते हैं कि मेडिकल इमरजेंसीज यानी चिकित्सा आपातकाल किस तरह से प्रभावित कर सकता है और कौन से परिणाम हो सकते हैं इसकी वजह से। मेडिकल इमरजेंसी यानी चिकित्सा आपातकाल की स्थिति कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। इसके लिए पहले से तैयार रहना और अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है। चिकित्सा आपातकाल यानी मेडिकल इमरजेंसी ये किसी गंभीर चोट या बीमारी के कारण उत्पन्न स्थिति होती है। किसी व्यक्ति के जीवन के लिए तत्काल खतरा उत्पन्न कर सकती है। यदि इसका पता देर से चले या इस स्थिति में लापरवाही हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। आपातकालीन लक्षणों की जल्द पहचान करना उपयोगी होता है।
आपातकालीन स्थिति में जितनी जल्दी फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा और तुरंत उपचार मिले, उतना ही व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। हृदय संबंधित आपात स्थितियां दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। ये स्थिति चिंताजनक है, जबकि इस स्थिति में यदि सही समय पर CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हो तो व्यक्ति के जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जहां किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद हो जाता है, पहले कुछ मिनट महत्वपूर्ण होते हैं। CPR का तुरंत प्रयोग जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कर सकता है। CPR एक जीवन रक्षक तकनीक है जिसका उपयोग आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है, जब किसी की सांस या दिल की धड़कन रुक जाती है। कार्डियक अरेस्ट के दौरान हृदय रक्त पंप करना बंद कर देता है और व्यक्ति को मूर्छा आ जाती है। ऐसी स्थिति में यदि CPR दिया जाए तो हृदय और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण रक्त प्रवाह को बनाए रखने में सहायता मिलती है। इस तकनीक को कोई भी व्यक्ति सीख कर सकता है। CPR का उद्देश्य है किसी व्यक्ति की सहायता करना और उसके जीवन को बचाना। आवश्यक है कि हम सभी ये जानें और सीखें कि CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का सही तरीका क्या है। ध्यान रखिए, आपकी सतर्कता किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकती है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। किसी का जीवन बचाने से बढ़कर और क्या हो सकता है, और यदि आप किसी के लिए जीवन रक्षक बन सकते हैं तो इससे उत्तम कार्य क्या है। CPR एक ऐसी तकनीक है जिससे जानलेवा स्थिति में यानी मेडिकल इमरजेंसी में व्यक्ति के लिए जीवन रक्षा हो सकती है। कैसे और किस तरह से यह तकनीक होनी चाहिए, ये बताने के लिए आज विशेषज्ञों को हमने यहाँ स्टूडियोज में बुलाया है आपके लिए, जो आपको विस्तार से बताएंगे CPR की तकनीक के बारे में, इसके महत्व के बारे में और किस तरह से होनी चाहिए ये तकनीक। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, जयप्रकाश नारायण, एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली, Co-Chair Education Subcommittee, Emerge Global Network, Co-Director, WHO Collaborating Center for Emergency and Trauma Care, Southeast Asia Region, National Expert for Emergency and Trauma Care Policy and Implementation, NITI and NITI Aayog and Ministry of Health and Family Welfare, Government of India Core Member, National CPR Program and Community Emergency Care। बहुत स्वागत है डॉक्टर तेज सिन्हा आपका। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर संजीव भोई, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, जयप्रकाश नारायण, एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स, डायरेक्टर, WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर एट JPNATC एम्स, Chairman of National Standard Treatment Guidelines for Trauma Committee, National Pre-Hospital Care Module Development Committee and National Standards of Trauma Care Committee, Member of National Clinical Governance, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. He holds maximum number of publications in airway ultrasound globally. He has created AIMS Ultrasound Trauma Life Support courses across the country and in other countries like Nepal, Sri Lanka, Iran, UK, Canada, Tanzania, USA and many Southeast Asian countries. More than 50 research publications have been reviewed in the reviewed journals and 85 articles in the magazine. He holds the Michael Moles Fellowship from World Association of Disaster and Emergency Medicine at Victoria, Canada. बहुत स्वागत है डॉक्टर संजीव भोई आपका। किस तरह से CPR की तकनीक की जाती है और कुछ और भी बातें बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकित साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इमरजेंसी मेडिसिन at AIMS. He is an enthusiastic clinician, physician, scientist and passionate teacher. Nearly 10 years of experience, contributed to several research projects, notably the school CPR project, through which more than 5,000 school students have been trained in hands-only CPR, promoting life saving skills among youth. बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित साहू।
जब बात आती है किसी का जीवन बचाने की तो सभी की भूमिका होती है, इसलिए सभी को ये जानकारी अपने पास रखनी चाहिए। जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर, क्योंकि हर क्षण कीमती होता है किसी के जीवन की रक्षा के लिए यानी मेडिकल इमरजेंसीज में। तो समय के सम्मान के साथ साथ समय का सही ज्ञान और उपयोग भी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। इसलिए समय नष्ट न करते हुए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कि मेडिकल इमरजेंसीज क्या होती हैं। डॉक्टर संजीव भोई, आपसे ही जानकारी की शुरुआत करेंगे। मेडिकल इमरजेंसीज की बात आती है तो कहा जाता है कि हर एक पल, हर एक क्षण कीमती है। कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं कि सभी को जागरूकता हो, जानकारी हो और ये सतर्कता हो कि यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है तो हर एक सामान्य व्यक्ति जो ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं है, ट्रेंड मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर सकता है किसी का जीवन बचाने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है और हर एक नागरिक को ये आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पल इम्पॉर्टेंट होता है इमरजेंसी केयर में। अगर आप सही से लक्षण पहचानेंगे और इमीडिएटली उसका कुछ ना कुछ फर्स्ट एड करके नियरेस्ट हॉस्पिटल को अगर आप भेजेंगे एम्बुलेंस करके, तब जानें बच सकती हैं। तो कॉमन कंडीशन जैसे कि किसी को घर में किसी को छाती में दर्द हो, जैसे हार्ट अटैक का लक्षण हो, आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक हो सकता है, तभी आप उसी इंसान को बचा सकते हो। दूसरा, जैसे कि घर में किसी को लकवा पड़ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इलाज भी आज के युग में सक्षम है, साइंस बढ़ चुकी है। तो जल्दी से जल्दी अगर हम उसको रिकॉग्नाइज करें कि लकवा है, बेसिक फर्स्ट एड जैसे होता है दे सकते हैं घर में, और आप सही समय से एम्बुलेंस बुला के अस्पताल पहुंचाएं। तो ऐसे करके बहुत सारे जो हमारे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, लक्षण पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्षण नहीं पहचानने से देरी होती है और देरी होने से इंसान की जान जा सकती है। जी जी डॉक्टर तेज सिन्हा, क्या लगता है आपको, अवेयरनेस की अगर बात करते हैं, कौन सी वो गलतियां, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आप देखते हैं जो इसी तरह की कंडीशन में हैं, क्या लगता है कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर हो जाती है या जिस पर या तो लापरवाही हो जाती है या ज्ञान न होने के कारण कहीं ना कहीं वो कारण बनती है गंभीरता को बढ़ाने का और कई बार व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने का भी? जी, बहुत ज़रूरी है ये समझना और कि हमारे आसपास में जो भी रहते हैं उनको कौन से कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं। जैसे घर में कोई हो जिसको कि हाइपरटेंशन की शिकायत है या हार्ट की कोई बीमारी से ग्रसित है या सांस की तकलीफ़ है या जिसमें संभावना है उम्र के साथ कुछ रोगों की संभावनाएं रहती है, अगर घर के लोग इस बात की अवेयरनेस उनकी है, कोई आजमा का मरीज़ है घर में, अगर अवेयरनेस है तो अगर उससे रिलेटेड कोई सिम्टम होता है तो शायद वो जल्दी पहचान पाएँ। कॉमनली हम लोग देखते हैं कि अक्सर ये सीरियसनेस ऑफ एक इलनेस की सीरियसनेस को ना पहचान पाना, उस कारण से लोग इलाज में देरी करते हैं, आने में देरी करते हैं। और ये जो देर होती है, हम लोग कहते हैं कि ये सारे कंडीशंस, कुछ कंडीशंस ऐसे जिसमें समय का बड़ा लेना देना है, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम सेंसिटिव कंडीशंस। जैसे मान लें अगर हार्ट अटैक किसी को है तो हम लोग कहते हैं कि 10 मिनट के अंदर ECG हो जाए, 30 मिनट के अंदर अगर इलाज शुरू हो जाए, फाइनल इलाज, तो बहुत अच्छे आउटकम है। ट्रॉमा में हम गोल्डन आवर की बात सुनते हैं। तो अगर हम जल्दी पहचान ले इन कंडीशंस को और जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प लेने के लिए अग्रसर हो जाए तो शायद हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ये हमने कॉमनली देखा है, ये सबसे ज़्यादा देर से पहचानना और देर से मेडिकल हेल्प लेना। जी चलिए, ये तो बात हुई घर परिवार के सदस्यों की, यदि घर पर किसी को कुछ हो जाता है। डॉक्टर अंकित साहू, बहुत बार इस तरह की कंडीशंस रोड पर हो जाती हैं जहां पर मान लीजिए व्यक्ति अकेला है, ऐसे में जो आसपास के लोग हैं, पासरबाइज जो होते हैं, कितनी आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति जागरूक हो, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को बेहोशी आती है या कोई भी ऐसी कंडीशन होती है तो बेसिकली जो आसपास के लोग हैं उन्हें समझ ही नहीं आता कि ऐसे में करना क्या है, और एक बड़ी वजह बनती है उस पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए या फर्स्ट एड मिलने की बात, जो डॉक्टर तेज और डॉक्टर संजीव ने कहा। तो सही बात आपने पूछा कि
कैसे जो पासरबाई है, जो आसपास के लोग हैं, कैसे वो हेल्प कर सकते हैं। पहला चीज़ उनको ये जानकारी होना ज़रूरी है दैट एवरीवन कैन सेव लाइफ, सब लोग जान बचा सकते हैं और अपना सेफ्टी पहला देखना है। फॉर एग्जांपल अगर रोड के बीचों बीच किसी का कुछ दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होती है, कुछ भी इंसिडेंट होता है, तो फर्स्ट थिंग ये सेफ्टी अपना रखें, देन उसको हेल्प करने की कोशिश करें। सो आज पर जितना भी उनके पास वो ज्ञान है वो हेल्प करें। और दूसरा चीज़ है कि कॉल फॉर हेल्प इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सब लोग आके हेल्प करने में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। 112 या जो भी एम्बुलेंस अपने लोकल एरिया में जो एम्बुलेंस चलते हैं उसको कॉल करें, सो दैट मेडिकल हेल्प कैन बी रीच्ड फास्टर। जी, और जब तक मेडिकल हेल्प आती है तब तक आपको क्या करना है ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं मेडिकल इमरजेंसीज और इसमें CPR के महत्व के बारे में। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मेडिकल इमरजेंसीज में कितना महत्वपूर्ण है CPR, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। डॉक्टर संजीव भोई, हमने अवेयरनेस वीक भी मनाया है, जो बात हो रही थी कि हर एक व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए कि किस तरह से मेडिकल इमरजेंसीज में मैनेज करनी है चीज़ें, और उस व्यक्ति को जिसके साथ ये इमरजेंसी हुई है उसको और क्षति ना पहुंचे। ऐसे में ये जो अवेयरनेस वीक और किस तरह के प्रयास आप लोग कर रहे हैं जिससे जागरूकता बढ़ाई जा सके? बहुत अच्छा सवाल है, और ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम ने। और इस जागरूकता का जो मिशन था ये शुरू किया गया 13 से 17 अक्टूबर के बीच में, एक मिशन मोड पे पूरे कंट्री में फैलाया गया। अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख लोगों को इन्होंने अवेयरनेस फैलाई और शिक्षा भी दी कि कैसे CPR करना है, और इसका इम्पोर्टेंस समझाया गया कि इंसान CPR क्यों करे, CPR कैसे करे, कब तक CPR करना है, उसके जो डूज एंड डोंट्स सब इसमें इसके तहत बताया गया। और एक बहुत अहम चीज़ था कि सब लोगों ने प्रण लिया, प्लेज जिसे हम कहते हैं, प्लेज लिया पूरे कंट्री में कि हमारे एक अच्छे नागरिक का जो कर्तव्य वो करेंगे, और जब भी कभी किसी को ज़रूरत पड़े CPR की, हम आगे चढ़ के उसको मदद करेंगे। जी, और जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है, ऐसी परिस्थिति होती है, उसमें आवश्यक है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सतर्क रहे, यानी रिस्पॉन्स टाइम, रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। वो समझ पाए कि दरअसल ये जो स्थिति है ये हो क्या रहा है। और जब CPR की बात आए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको CPR की सही तकनीक पता हो। डॉक्टर अंकित और डॉक्टर तेज हमें समझाएंगे कि किस तरह से ये तकनीक की जाती है। डॉक्टर तेज, CPR की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से की जाती है? डॉक्टर अंकित, आप डेमो के द्वारा हमें समझाएं कि प्रक्रिया यानी ये विधि होनी कैसे चाहिए अगर कोई सामान्य व्यक्ति कर रहा है लेकिन ट्रेंड प्रोफेशनल वो नहीं है। जी डॉक्टर तेज। यस, सो एक बार फिर से आपको याद करा दें, जैसे डॉक्टर अंकित ने पहले बताया, सेफ्टी फर्स्ट। सो आपकी सेफ्टी और उस व्यक्ति जिसको आप बचाना चाहते हैं उसकी सेफ्टी, वो सबसे पहले। दूसरा हम लोग कहते हैं कि जैसे ही सेफ हो गए आप रिस्पांस चेक करें, क्या ये व्यक्ति रिस्पांस दे रहा है। रिस्पांस चेक करने का तरीका डॉक्टर अंकित बता रहे हैं जी। हम उसको टैप करके या टच करके नाम पूछते हैं, अरे भाई क्या हो गया, क्या हुआ आपको, कैसे हैं आप। अगर कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है तो हम तुरंत देखने की कोशिश करते हैं क्या वो सांस भी नहीं ले रहा है क्या। सो अगर वो सांस नहीं ले रहा है, रिस्पांस भी नहीं कर रहा है, तो ये टाइम है कि इसको CPR देना होगा। लेकिन उससे पहले आप खुद अगर अकेले हैं या आसपास कोई व्यक्ति हो तो उनसे कहें कि एम्बुलेंस को जल्दी से कॉल कर दे और आप CPR की तरफ बढ़ जाएं और CPR देना स्टार्ट करें जी। तो अब डॉक्टर अंकित आपको दिखाएंगे कि पहले CPR करने के लिए देखिए वो जो 3 वर्ड हम लोग कहते हैं जब CPR की तकनीक की बात करते हैं, तो
पोजीशन, प्लेस, पुश, ये 3 P याद रखिए आप। तो जैसे डॉक्टर अंकित ने अपने आप का पोजीशन बना लिया है, मरीज के एकदम बगल में घुटनों पे बैठकर ये पोजीशन बना लिया है। दूसरा, वो प्लेस देखेंगे कहाँ पे दबाना है, वो प्लेस उसकी जानकारी लेंगे। तो ये हम लोग कहते हैं कि छाती के बीच का जो बोन है, जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन कहते हैं, उसके बीचों बीच हम लोग वहाँ पे दबाव बनाते हैं। तो अगर आप ऐसे पेट और छाती को अगर देखेंगे, जहाँ ज्वाइन होता है उससे 2 फिंगर ऊपर भी, वो भी जगह है। तो पहला हो गया पोजीशन, प्लेस आपने चेक कर लिया कहाँ पे हाथ रखना है। अब आपके हाथों की पोजीशन जो है डॉक्टर अंकित बता रहे, दोनों हाथों को लॉक कर, एल्बो को स्ट्रेट कर, जिस जगह पे आपने सोचा था वहाँ पे अब दबाव बनाना शुरू करना है। तो अब हम लोग पुश करेंगे। सो पोजीशन, प्लेस, पुश। जब आप पुश करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि पुश हार्ड, पुश फास्ट, मतलब तेजी से दबाएं। अमूमन हम कहते हैं कि रफ्तार आपकी जो होनी चाहिए दबाव की, वो प्रति मिनट 100 से 120 के बीच। और हार्ड का मतलब इतना दबाएं कि हार्ट जो है वो दब कर ब्लड को दूसरे जगह पहुंचा पाए। ऐसे कहते हैं कि 2 इंच, 2 से 2.5 इंच बोलते हैं, बट वो प्रैक्टिस से आती है। तो पुश हार्ड, पुश फास्ट। तो ये तकनीक है जिसमें कि आप दोनों हाथों को जोड़कर जगह पे छाती के बीच में रखकर दबाव बना रहे हैं, पुश हार्ड पुश फास्ट के तहत। और एल्बोज आपके सीधे रहने चाहिए, दबाव पूरा छाती के ऊपर होना चाहिए। तो ये तकनीक है जिसके साथ हम अच्छे तरीके से चेस्ट कंप्रेशन या कंप्रेशन ओनली CPR हम दे सकते हैं। डॉक्टर तेज, कितने समय के लिए कितनी बार ये देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने CPR स्टार्ट किया तो इंटरप्शन नहीं करना है। जितना आप इंटरप्शन करेंगे उतना खराब है मरीज के आउटकम के लिए। सो इंटरप्शन नहीं करना है। दूसरी बात कि या तो कोई हेल्प आ जाए, अगर आप थकने लगे, कोई हेल्प आ जाए तो उनसे आप रिक्वेस्ट करें। ये हो सकता है कोई ट्रेंड व्यक्ति आपके आसपास हो तो वो आपको मदद कर सके, या अगर ट्रेंड ना भी हो तो वो देख के कम से कम छाती का दबाव कर सके। दूसरा, एम्बुलेंस की मदद आ जाए तो एम्बुलेंस के जो लोग हैं वो ट्रेन होते हैं, वो टेक ओवर आपसे कर लें। तीसरा, आप अकेले हैं, आप कर रहे हैं और आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। चौथा, जो सबसे अहम बात है, अगर मरीज को होश आ जाए उसको करवट कर दीजिए। ये है जिसमें हम स्टॉप करते हैं। जी डॉक्टर संजीव भाई, आजकल जब CPR की बात होती है तो हैंड्स ओनली CPR का कॉन्सेप्ट दिया गया है। पहले जो है वो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी होता था और वो भी एक जटिल प्रक्रिया थी। हैंड्स ऑन CPR क्या है? हैंड्स ओनली CPR को किस तरह से समझाना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। ये पहले के जो गाइडलाइंस होते थे उसमें CPR मतलब हार्ट, लंग और को हम दोनों को करते थे रिससिटेट करने की। ये देखा गया है कि पिछले 1 दशक से ज़्यादा अब हम हैंड्स ओनली की बात इसलिए करते हैं, अब जब दिल रुक जाता है उसमें कुछ ना कुछ ऑक्सीजन के परिमाण अभी भी होता है, इमीडिएटली नहीं ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है बदन में। तो एक इसीलिए, दूसरा यही बात था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभिन्न अंगों को हमें ब्लड पहुंचाया जाए जिससे कि उसकी जो आउटकम है बेटर हो। ये कॉन्सेप्ट के साथ ओनली हैंड्स ओनली CPR लाया गया था। एक बहुत अहम और ये भी देखा गया कि ये जो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का जो प्रक्रिया था, कई लोग झिझकते थे कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दें, और जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यू इन्फेक्शंस, कोरोना आया, उसके आया तो उसके झिझक और बढ़ गई। तो ये जो चीज़ें हैं कि उससे झिझक से, और दूसरा इसको सिखाने के लिए भी टेक्निकली थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये भी साइंस कहता है कि अगर आप इमीडिएटली ब्लड पहुंचा दें अभिन्न अंगों में, जैसे मस्तिष्क है, फेफड़ा है, हार्ट है, गुर्दा है, तो हमारा जो सिस्टम है दोबारा चल पड़ेगा। इसीलिए हैंड्स ओनली CPR का ये किया गया, एक्सपेशली फॉर द ले पर्सनस, नॉन मेडिकल पर्सन। जब भी हॉस्पिटल में अंदर आते हैं हम पूरा विधि करते हैं, छाती दबाते हैं, एयरवे भी करते हैं, और बाकी जो एडवांस रिससिटेशन वो डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए छोड़ दिया जाता है, और पैरामेडिक जब हॉस्पिटल में आ जाते हैं। पर अस्पताल के बाहर ले पर्सन्स के लिए हैंड्स ओनली CPR ही आजकल का विधि है। जी, और हैंड्स ओनली CPR एक बेसिक टेक्निक है जिसे कोई भी कर सकता है, एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, और उस व्यक्ति को जिसे चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है उसको सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचा सकता है। कुछ और जानकारी CPR के बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए DD न्यूज़। हम जल्द लौटते हैं।
कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मेडिकल इमरजेंसीज में क्या है CPR का महत्व, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर तेज, संजीव शर्मा जी का ईमेल है, वो ये कह रहे हैं कि CPR की प्रक्रिया तो हमने सीख ली है, लेकिन ये कैसे पता किया जाए कि व्यक्ति को CPR की ज़रूरत है या नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यूं ही बेहोश है, इंडिकेशंस क्या होंगे कि अब इस व्यक्ति को CPR देना चाहिए। जी हाँ, बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि अगर ये जानकारी नहीं होगी तो कोई CPR दे भी नहीं पाएगा सर। कोई ऐसा व्यक्ति जो रिस्पांस नहीं दे रहा है, जिसको हम कहते हैं अचेत अवस्था में है, लेकिन इसके साथ बहुत ज़रूरी है ये भी चेक करना कि क्या वो सांस ले रहा है, नहीं ले रहा है। अगर वो सांस नहीं ले रहा है, या कभी कभी हम कहते हैं कि ऐसी सांस ले रहा है जो अंतिम सांस जैसी होती है, जिसको हम लोग गैस्पिंग कहते हैं, एक लंबी इस तरीके की जो सांस लेती है, हम लोग कहते हैं कि अंतिम सांस है। बहुत कम सांसें चल रही है, 5-6 प्रति मिनट ऐसे करके। लेकिन अचेत व्यक्ति जो रिस्पांस ना कर रहा हो और सांस ना ले रहा हो, ये एकदम से इंडिकेशन है कि इन व्यक्तियों में हम CPR करेंगे। जी, ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या अगर ज़रूरत नहीं हो या हार्ट पेशेंट्स नहीं है, उसको अगर CPR दिया जाता है, क्या उससे कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति रिस्पांस नहीं कर रहा है और सांस नहीं चल रही है और आपने CPR देना शुरू किया, लेकिन आपके मन में एक दुविधा है कि शायद उसकी सांसें चल रही थी, बहुत होगा तो क्या होगा, वो जगकर आपको एक थप्पड़ लगा देगा। बस जान तो बच जाएगी अगर ज़रूरत होगी तो। जी, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही निर्णय ये व्यक्ति के जीवन की रक्षा कर सकता है, उसके लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा विशेषज्ञों ने कहा कि हर एक क्षण कीमती है। जानकारी की शुरुआत जितनी जल्दी की जाए उतना ही लाभ होता है। डॉक्टर अंकिता बहुत से स्कूल के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, कितना महत्व मानते हैं कि स्कूल के बच्चे इस ट्रेनिंग को अपनाएं, और क्या इतना सरल है कि उनको सिखाया जा सकता है? सही बात आपने पूछी कि क्या स्कूल के बच्चों को ये सिखाया जा सकता है। इसी कारण हमने लास्ट 5 इयर्स में एक स्टडी किया था ICMR और एम्स मिलके, जिसमें हम मोर देन 4500 स्कूल स्टूडेंट्स को दिल्ली के 15 स्कूल्स में सिखाए। उस स्टडी में हमारा ये था देखना कि कौन से बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो हमने देखा कि 6th क्लास ऑनवर्ड्स हर बच्चा CPR के विधि या जो थियोरी है, जो स्टेप्स है कि सीन सेफ्टी करना, कॉल फॉर हेल्प, चेक रिस्पॉन्सिवनेस, ये जो स्टेप्स है हर बच्चा 6th एंड अबोव कर पा रहे हैं। वेराज हमने ये पाया कि 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स के जो बच्चे हैं, हमारे भारतीय बच्चे, उनके पास उतना स्ट्रेंथ आ जाता है कि वो CPR कर सकते हैं। हमारी ये स्टडी से यही पता चला कि 11th एंड 12th के बच्चे कर सकते हैं CPR प्रैक्टिकल। तो आपका जो क्वेश्चन था कि क्या उनको सिखाना चाहिए या नहीं, सही बात है। ऐसा पाया गया है कि हमारे भारत में इन अ डे, पूरा दिन में 25% ऑफ आवर पॉपुलेशन हमारे स्कूल में ही रहते हैं, बच्चे और ऑल जो टीचर्स एंड ऑल द स्टाफ्स। अगर कुछ भी स्कूल के प्रेमिसेस पे होता है, बच्चे वो हेल्प कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बच्चे घर में जाके वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, तो बच्चे अगर सीख के गए वो दूसरों को सिखाते हैं। तीसरा चीज़, बच्चे क्या होते हैं, बड़े होके दे आर बिकमिंग सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। अगर हमारे सिटीजन्स ही अवेयर हैं कि CPR क्या है, कैसे करना है, तो जब भी कोई ज़रूरत परिस्थिति बाहर कहीं पे भी आए तो बच्चे जो बड़े वो हेल्प कर सकते हैं और सबका अवेयरनेस फैला सकते हैं। जी, बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण बात कि बच्चों से जो इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई होता है, चाहे ग्रीन दिवाली की बात हो या पोल्यूशन को कम करने की। जब बच्चों को टारगेट किया जाता है, यानी उन्हें सिखाया जाता है, तो हर बार ये देखा गया है कि कैंपेन्स न सिर्फ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनका प्रभाव काफ़ी अधिक होता है। डॉक्टर संजीव भोई, आपने बहुत सारे चैप्टर्स डाले हैं CPR को लेकर करिकुलम में, कितना बदलाव आपको लगता है जब इनिशिएटिव लिया गया और अब
जब आप लोग स्कूल के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं एक मास लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर जो है ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? और जो बात आती है प्रिपेयर्डनेस की, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज में वही ज्ञान काम आता है जो पहले से प्रिपेयर किया हो, पहले की तैयारी हो। ऐसे में जब बच्चों को ही तैयार किया जाएगा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार छोटे बच्चे भी होते हैं जो स्कूल गोइंग किड्स है, जो अक्सर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और ऐसी स्थिति में कितना लाभदायक हो सकता है ये? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसी मकसद से ही ये शुरू किया गया था जो स्कूल CPR का प्रोग्राम। और ये आप जान के खुशी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स ने मिलके ये रिसर्च भी किया था, जो डॉक्टर अंकित ने इसको अच्छी तरह बताया आपको। और इसकी जो फाइंडिंग से हमने एक एम्स में मीटिंग भी करी थी विद नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, NCERT कि पूरे देश में इसको कैसे फैलाया जाए, करिकुलम में कैसे लाया जाए, इसकी काफ़ी अच्छी चर्चा भी हुई थी पिछले साल। और ये एक आगे, जैसे कि आज हम नेशनल CPR अवेयरनेस वीक मना रहे थे पूरे कंट्री में, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जैसे मैंने कहा 9 लाख लोगों को ट्रेन किया डिफरेंट कैडर्स का, बट उसमें स्कूली बच्चे बहुत जगह उन्होंने हर जगह टारगेट किया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप हर घर में एक मिनी डॉक्टर का कॉन्सेप्ट होगा कि अपने घर में ही वो लक्षण पहचाने। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं हमारे बच्चे, और आज प्रेजेंट जनरेशन भी ये बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने एंथुजियाज्म दिखाया। लक्षण पहचानेंगे, बेसिक फर्स्ट एड भी वो करेंगे, और इमीडिएटली एम्बुलेंस को बुला के घर परिजनों को भेज सकते हैं। अगर घर में दोबारा, जैसे हम कहते हैं कि हार्ट को रीस्टार्ट कर दिया जाए, और ये बच्चों को इंसान की जान बच सकती है। जैसे हमने कहा 16 अक्टूबर पूरे दुनिया में वर्ल्ड हार्ट रीस्टार्ट डे मनाया जाता है, तो इस साल भी यही था। तो इसमें बहुत एंथुजियाज्म देखा है, हमने देखा, हमने जितने भी किए बच्चे बढ़ चढ़ के आए, और उन्होंने खुद पूछा कि हम आगे अगर मान लीजिए ट्रेनिंग लेना चाहें कैसे आ सकते हैं आपके पास। तो हमने उसका भी ज्ञान उनको दिया कि पूरे देश में हर कोई आजकल CPR सिखा रहा है। आप नेबरिंग कांटेक्ट करिए और जाके प्रॉपर थोड़ा और डिटेल ट्रेनिंग ले सकते हैं, ताकि आप एक अच्छे नागरिक का सेवा कर सकते हैं, घर अपना संभाल सकते हैं, घर को सेफ रख सकते हैं, कम्युनिटी को सेफ रख सकते हैं, राज्य को सेफ रख सकते हैं, और इस तरह पूरे देश में भी सेफ्टी आएगी। जी, और बहुत सी ऐसी स्थितियां आती हैं जब नेचुरल कैलामिटीज हो या इस तरह की स्थितियां जिसमें व्यक्ति योगदान दे सकता है, अगर उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट या CPR की ट्रेनिंग आती है, यानी उसे ये पता है कि जो घायल हैं या प्रभावित लोग हैं उन्हें किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करनी है और कैसे अस्पताल तक बिना सेकेंडरी इंजरीज के पहुंचाना है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी जो हैं वो काफ़ी सारे प्रश्न पूछ रहे हैं ईमेल के माध्यम से। फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ हैं नरेंद्र जी दिल्ली से। नरेंद्र जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। नरेंद्र जी, टीवी की आवाज कम कर दें और पूछें सवाल। जी नरेंद्र जी, आप क्या जानना चाह रहे हैं? लगता है उनसे अभी संपर्क नहीं हुआ है, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर तेज, एक और प्रश्न आया है, कौशल अरोड़ा जी का है। जी नरेंद्र जी, आप जी नरेंद्र जी, टीवी की आवाज कम कर दीजिए, पूछिए सवाल। हेलो जी, मेरा सवाल ये है कि CPR देते वक्त इंसान के मतलब पसलियां होती हैं, पर छाती के किस हिस्से में, और थोड़ा टीवी स्क्रीन पर थोड़ा चौड़ा करके दिखाएं, ताकि CPR देते वक्त इंसान को जी इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कौशल अरोड़ा का भी था डॉक्टर तेज की, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर ड्यूरिंग CPR बाय अनप्रोफेशनल? क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र जी भी यही जानना चाह रहे हैं कि क्या अगर कंप्रेशन दिया जाता है पसलियां टूट जाती हैं, उसका कुछ नुकसान या क्या किया जाए ऐसे में? देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि अगर आप CPR नहीं देंगे इस सोच की वजह से कि कहीं पसलियां ना टूट जाएं, तो शायद हम उसको कभी भी बचा नहीं पाएंगे, उसकी लाइफ वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम कहते हैं कि हर मिनट की देरी 10% बचने की संभावनाएं कम कर देती है। एक बात। दूसरी बात,
कि अगर सही जगह पे दबाव बनाएंगे तो पसलियों की टूटने की संभावना बहुत ही कम होती है। तीसरी बात, अगर गलती से टूट भी गई, मान ले तो हम लोग सबको पता है कि रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें छाती की हड्डियाँ टूटती हैं, लोग अस्पताल जाते हैं, उसका इलाज संभव है, आराम से इलाज होता है, बहुत बार ऑपरेशन की ज़रूरत उसमें पड़ती भी नहीं है। बहुत सारे छातियों के ऑपरेशन किए जाते हैं रोज़, जिसमें कि हम छाती की जो हड्डी है, रिब्स जो है उनको निकालते हैं। तो अगर रिब टूट भी जाए तो उसका इलाज है, लेकिन अगर सीपीआर नहीं करेंगे, सीपीआर में देरी करेंगे, अगर व्यक्ति की जान चलेगी तो उसका कोई उपाय नहीं है। जी डॉक्टर संजीव भाई, कौन से कारण बताना चाहेंगे जो जिम्मेदार हो सकते हैं कार्डियक अरेस्ट का, यानी जिसकी वजह से हार्ट प्रभावित हो सकता है और फिर सीपीआर की आवश्यकता होती है? सबसे कॉमन कारण है जैसे दिल का दौरा हम जो कहते हैं, तो हर एक 2 मिनट में आजकल हमारे देश में दिल का दौरा पड़ रहा है कहीं ना कहीं, और ये सबसे कॉमन कारण है। दूसरे जो कारण हैं जैसे कि एक्सीडेंट से ब्लीडिंग हुआ, बहुत ब्लीडिंग होके उसमें गया कार्डियक अरेस्ट में। तीसरा जो हम कहते हैं स्ट्रोक, बड़ा मैसिव स्ट्रोक हुआ, जैसे लकवा हम कहते हैं, उससे भी इंसान की जान जा सकती है। पॉइजनिंग है, स्नेक बाइट है, कोई भी कारण से, जैसे कि सीरियस इलनेस से आखिरी जो उसका जो अंत होता है वो होता है कार्डियक अरेस्ट से। इसका मतलब कोई भी क्रिटिकली इल हो और चोटग्रस्त व्यक्ति का आखिरी जो होता है वो होता है कार्डियक अरेस्ट, जो दिल का रुकना। इन सब वजह से दिल रुक सकता है। जी डॉक्टर अंकित, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है बेहोश है, अभी पता नहीं है कि कारण क्या है, क्या आप डूज एंड डोंट्स बताना चाहेंगे? क्या सावधानियां रखनी चाहिए जो व्यक्ति है, क्योंकि वो सामान्य जन है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, जो समस्या को बढ़ा सकती हैं? अगर कोई व्यक्ति अनरेस्पॉन्सिव है, पहला तो चीज़ है कि कहाँ पर है। यूजुअली अगर घर में है तो सीन इज़ ऑलवेज सेफ, अगर कहीं बाहर है तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारा सीन सेफ्टी जरूरी है, अपने को पहले बचाए। जो हम बार बार यही सेम चीज़ बात कर रहे थे, सीन सेफ्टी। दूसरा चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति अनरेस्पॉन्सिव है, हमें एक चीज़ जरूर देखना है कि क्या वो सांस अपना ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। अगर सांस वो नहीं ले पा रहा है, सीपीआर हमें स्टार्ट करना जरूरी है आफ्टर कॉलिंग फॉर हेल्प। अगर वो सांस ले पा रहे हैं तो उसमें सीपीआर की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बेहोश है और सांस ले पा रहा है तो उसको हमें क्या करना होता है, उसको एक तरफा एक करवट दिला देना होता है, जिससे कि उसके अंदर उसके अगर मान लीजिए कि वो वॉमिटिंग कर लिया या उसके मुंह में कोई भी चीज़ है, वो एक तरफा अगर करवट लिटा देते हैं तो वो सब चीज़ें फेफड़ों में ना जाके साइड से निकल जाती है। तीसरा चीज़ है, कॉमनली हमारे देश पे डायबिटीज़ बहुत कॉमन है और डायबिटीज़ की वजह से बहुत मेडिसिन लेते हैं। तो कॉमन कॉज ऑफ अनरेस्पॉन्सिवनेस हमारे देश पे हाइपोग्लाइसेमिया, जिसमें बोलते हैं कि शुगर कम हो गई। शुगर कम होने से अगर कोई बेहोश होता है तो हमें शुगर देना है, लेकिन अगर कोई पूरा बेहोश है, उसके मुंह में कोई खाना पदार्थ या कोई भी पानी नहीं देना है और जल्दी से कॉल करके उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। जी, और सीन सेफ्टी व्यूअर्स के लिए थोड़े सरल भाषा में समझा देते हैं। अक्सर जो है एक्सीडेंट साइट्स पर हो जाता है कि टूटी फूटी या ऐसी नुकीली वस्तुएं अगर हैं जो उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं जो पहले से बेहोश है, तो उसको उन सामग्री से अलग निकाल लेना है, सुरक्षित करना है, सीधा लेटाना है। और अगर जैसा डॉक्टर अंकित ने कहा कि अगर वो वॉमिट कर रहा है तो उसको एक करवट दिला देनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी भूमिका अदा करती हैं जब बात आती है व्यक्ति को सुरक्षित रखने की, उसकी जान बचाने की। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं, प्यारे लाल जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हेलो जी प्यारे लाल जी, सवाल पूछें। मेरा क्वेश्चन है, बाई साइड सीपीआर देना चाहिए कि दाई साइड से बैठ के? कौन सी साइड से बैठकर सीपीआर देना चाहिए डॉक्टर तेज? तो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। आप बाईं तरफ बैठें, दाईं तरफ बैठें, डजंट मैटर, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। आप किसी भी तरफ से कर सकते हैं, बाएं हाथ को नीचे रखकर या दाएं हाथ को नीचे रखकर, जैसे आपको सुविधा मिलती है, जैसे आप अच्छा दबाव बना सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। बाईं दाईं जिस तरफ से भी आपको लगता है, जिस साइड आप है, बिना डिले आप उस तरफ से कर सकते हैं जी। जब आप बैठे वहाँ पे सीपीआर देने के लिए, तो पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे
अभी डॉक्टर अंकित आपको दिखाएंगे जहाँ पे बैठे हैं, जी। तो चेस्ट वाले एरिया के सामने में उसके पास में जाकर बैठे, वो बड़ा सुगम होता है, वहाँ से दबाव अच्छी बनती है। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की है। जी डॉक्टर तेज, बहुत बार ये होता है कि व्यक्ति अकेला है और उसे ही सीपीआर परफॉर्म करना है, और दूसरी एक सिचुएशन हुई कि एक या दो व्यक्ति और भी हैं, तो कितना फर्क पड़ता है और कितनी हेल्प हो सकती है ऐसे में? बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर अकेले है तो एक तो घबराहट थोड़ी ज़्यादा होती है, लोग ऐसे थोड़े घबरा जाते हैं, बट कोई और भी साथ में हो तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। अच्छा, जब दो व्यक्ति साथ में हो तो एक व्यक्ति जैसे असेसमेंट कर रहा है, जैसे डॉक्टर अंकित अभी असेसमेंट कर रहा है, सीन सेफ्टी उन्होंने कर लिया, असेसमेंट के बाद उनको पता चल गया कि भाई वो रिस्पांस नहीं कर रहा और सांस भी नहीं ले रहा है, तो ये बड़ा अच्छा समय है कि जब अगर साथ में कोई हो तो उसको बोल दें कि वो एम्बुलेंस को कॉल करें, और एक व्यक्ति जैसे डॉक्टर अंकित है वो सीपीआर की तरफ अग्रसर हो सकते हैं और सीपीआर की तरफ दे सकते हैं। दूसरा कि जब आप सीपीआर देते हैं तो सीपीआर थोड़ा टायरिंग चीज़ है, थकावट होती है, इसमें आदमी जल्दी थक सकता है। तो ये बड़ा अच्छा है कि सामने अगर साथ में कोई व्यक्ति खड़ा है तो अगर वो ट्रेंड है तो आपके बदले अब वो चेंज करके आप एक दूसरे को चेंज करके सीपीआर कंटिन्यू रख सकते हैं लंबे देर तक। अगर वो ट्रेंड ना भी हो तो आपको देख के समझ के वो चेस्ट कंप्रेशन तो कर ही सकता है, आप उसको गाइड कर दें। तो इस तरीके से अगर एक से अधिक व्यक्ति हो तो बड़ी मदद मिल जाती है और हम देर तक सीपीआर या चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। जी डॉक्टर संजीव, और कौन कौन सी दशाएं हैं जिसमें सीपीआर दिया जा सकता है, आवश्यकता होगी और उससे लाभ भी हो सकता है कार्डियक अरेस्ट के अलावा अगर बात की जाए? देखिए, कार्डियक अरेस्ट के अलावा कहीं और हम सीपीआर नहीं देते हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपका पेशेंट अचेत अवस्था और सांस नहीं ले रहा है, इसी कंडीशन में ही आपको सीपीआर का जो विधि है वो शुरू करना चाहिए। जी। और कई बार लोग बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, तो तकरीबन कितनी देर तक सीपीआर करने से लाभ होगा और रुकना कब है? बहुत अच्छा सवाल है। इसको जैसे हमने कहा कि अगर आप सिंगल रेस्क्यूअर या डबल रेस्क्यूअर या एक या दो लोग हैं और आप फील्ड में हैं, आप कंटिन्यू करिए छाती दबाना जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए, और जैसे ही एम्बुलेंस आ जाए उसको कंटिन्यू करके मतलब आगे बिना रुकावट के आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाएं। इसका मतलब ये है बिना रुकावट के आपको कंटिन्यू करते रहना है, रेस्क्यूअर आप चेंज होते रहना है ताकि आप में थकावट ना आ जाए। तो इसी से ही जान बचेगी एक इंसान की, और ये स्टडीज़ में भी पाया गया है कि इमीडिएटली अगर आप सीपीआर शुरू करें तो ज़िंदगी बच सकती है। जी डॉक्टर तेज, किस तरह से जो लोग हैं उनको ये समझना आवश्यक है जब कई बार हार्ट अटैक की स्थिति आती है, हमने देखा है कि वो जो लक्षण हैं छोटे छोटे वो मिस हो जाते हैं या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, शायद व्यक्ति को लगता ही नहीं है कि इस तरह की कंडीशन हो सकती है। उन साइंस को कैसे पहचानना है और कौन से लक्षण हैं जिन्हें लेकर सतर्क रहना ज़रूरी है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है कि ये कॉमनली हम लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक जैसा मानते हैं, ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट ने चलना बंद कर दिया है, हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया है। हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक में कहते हैं कि हार्ट की जो नलियाँ हैं, खून की नलियाँ, उसमें कहीं थक्का जम गया या उसके कारण से उसकी ब्लड की सप्लाई, कुछ हार्ट के कुछ पार्ट में ब्लड की सप्लाई की कमी हो गई। तो इस स्थिति में हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जो आपने लक्षण की बात कही, तो जो हार्ट अटैक के लक्षण हैं जिसको हम साइंटिफिक वे में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, उसके जो लक्षण है कि छाती में दर्द होना, वो ऐसा दर्द जो लगे कि भारीपन है, लग रहा है कि एकदम से हाथी के पैर रखा हुआ जैसा वजन लग रहा है। दूसरा कि ये दर्द जो है वो गर्दन की तरफ या बाईं हाथ की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, ये दाईं तरफ भी जा सकता है, बट अक्सर देखा गया है। पसीने आ रहे हैं, दर्द लगातार है, कोई आराम नहीं मिल रहा है आपको। हम लोग कहते हैं कि ये दर्द 5 मिनट 20 मिनट ऐसे चलता चला जा रहा है। तो ये लक्षण हैं जिसको कि आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। कॉमनली लोग सोचते हैं कि ये गैस के कारण हो रहा है, तो ये बड़ी दुविधाजनक बात है कि लोगों के दिमाग में पहले गैस आता है और गैस के इलाज के लिए चाहे वो कुछ सिरप्स पीते हैं या कुछ टैबलेट्स खाने की कोशिश करते हैं। तो आज के डेट में
पहले हम लोग कहते थे कि उम्र दराज लोगों में ये चीज़ें होती है, लेकिन आज के डेट में यंग लोगों में भी हो रही है। तो ऐसा छाती का दर्द जो लगातार हो, आपको पसीने आ रहे हो, घबराहट हो रही हो, बाएं हाथ की तरफ जा रहा हो, उसको इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प लें। और अगर आपकी जानकारी में ऐसी जगह हो जहाँ पे मेडिसिन के डॉक्टर हो या कार्डियोलॉजिस्ट हो, ईसीजी हो, लेकिन ये समय बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जितनी जल्द हो सके वहाँ पहुँचना है, थकावट ना करें जी, चलाए नहीं उनको। राइट, तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है मेडिकल इमरजेंसी को पहुंचाने में, पहचानने में और उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में जिसके साथ ये संभावना हो रही है। दिनेश सिंह जी का एक ईमेल है डॉक्टर अंकित, वो पूछ रहे हैं कि क्या अगर व्यक्ति की ब्रीदिंग बहुत लो है तो क्या ऐसे में सीपीआर दिया जाना चाहिए या नहीं? हालांकि इसको एड्रेस भी किया डॉक्टर संजीव ने, क्या कहना चाहेंगे आप? या दिनेश जी ने सही पूछा कि क्या अगर व्यक्ति का रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीदिंग पैटर्न कम है, तो एक बात हम बोलते हैं कि नॉर्मली हमारे जैसे हम कोई भी इंसान का ब्रीदिंग इज यूजुअली 14 से 16, 14 से 20 प्रति मिनट होता है। अगर वो कम हो जाता है और स्पेसिफिकली जब हार्ट रुकना स्टार्ट हो जाता है, डॉक्टर तेज जैसे बताया कि गैस्पिंग आता है, तो इस तरीके के ब्रीदिंग में हम बोलते हैं कि सीपीआर डायरेक्टली स्टार्ट कर लेना चाहिए। डोंट वेट फॉर कि ब्रीदिंग बंद हो जाए, सीपीआर स्टार्ट कर लेना चाहिए जी। सीपीआर यानी लाइफ सेविंग टेक्निक, एक ऐसी जीवन रक्षक टेक्निक जो प्राण निकलते व्यक्ति के लिए, जिसका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, यानी हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। इसके लिए आवश्यकता है कि सभी इस तकनीक को सीखें। सीपीआर के विषय में कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और जानकारी आपको बताएंगे कि सीपीआर कितनी देर के लिए कौन कर सकता है और किस तरह से इसकी उपयोगिता हो सकती है। रैपिड फायर के माध्यम से आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। सीपीआर कितना महत्वपूर्ण है मेडिकल इमरजेंसीज में और कौन सी स्थितियों में उपयोगिता होती है, ये विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा, डॉक्टर संजीव भोई, डॉक्टर अंकित साहू, ये तीनों ही विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। कुछ और जानकारी लेते हैं इनसे। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर तेज आपसे कि क्या सीपीआर सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ही होता है? जी नहीं, सब के लिए है, कोई भी कर सकता है। क्या हर व्यक्ति जो अनकॉन्शियस यानी बेहोश है उस पर सीपीआर किया जा सकता है डॉक्टर संजीव भोई? जी नहीं, अगर खाली अनकॉन्शियस है और सांस नहीं चल रहा है तभी आपको सीपीआर देना है। जी डॉक्टर अंकित, क्या सीपीआर हार्ट को रीस्टार्ट कर सकता है? हाँ, सीपीआर हार्ट को रीस्टार्ट कर सकता है। डॉक्टर तेज, क्या इसमें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने की भी आवश्यकता होती है? एज ए ले पर्सन नहीं, छाती दबाएं, जान बचाएं। डॉक्टर संजीव, इन कार्डियक अरेस्ट अगर कोई पल्स नहीं है तब सीपीआर क्या काम करेगा? जी हाँ, अगर आपका सेंट्रल पल्स नहीं है तो और इंसान का हरकत नहीं है, सांस नहीं चल रहा है, सीपीआर बिल्कुल काम करेगा। डॉक्टर अंकित, बहुत से लोग ये सोचकर सीपीआर करने से घबराते हैं कि कहीं फायदे की जगह नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सीपीआर जान बचाने की विधि है, तो जिसको सीपीआर जरूरत है उसको देना जरूरत है। हमें रिब फ्रैक्चर या कोई अलग नुकसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो ट्रीटेबल है। राइट। 1 मिनट में कितनी बार कंप्रेशन देना उपयोगी होता है डॉक्टर तेज? 1 मिनट में
100 से 120 के स्पीड से हम लोग करते हैं प्रति मिनट। 100 से 120 बार प्रति मिनट प्रैक्टिस से आती है। जी डॉक्टर संजीव, क्या अगर किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए उसकी सहायता करते हैं तो हम ही तो नहीं फंस जाएंगे? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं और घबराते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने गुड समैरिटन जो लॉ शुरू किया था वो एक्सीडेंट के लिए तो है ही है, बट बाकी केसेस में अगर आप मदद करेंगे जान बचाने के लिए, आपको बिल्कुल उसमें सहायता मिलेगी, कोई आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा। डॉक्टर अंकित, क्या बच्चों को भी सीपीआर दिया जा सकता है और क्या कोई फर्क होता है बड़ों और बच्चों को सीपीआर देने में? हाँ, बच्चों को भी सीपीआर दिया जा सकता है, लेकिन 12 साल से छोटे बच्चे, उनके लिए हम 2 हैंड्स नहीं यूज करते, वो यूज सिंगल हैंड, एक ही हाथ से देते हैं। और 1 साल से छोटे बच्चे जो गोदी में आ जाते हैं उनके लिए 2 थंब टेक्निक। तो टेक्निक थोड़े डिफरेंट है, बट सीपीआर सबको दिया जा सकता है। जी, क्योंकि हमारे फैमिली में सब लोग हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो हमें सीपीआर सीखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। डॉक्टर तेज, क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, बहुत बार आपने सुना होगा, ये हेल्दी आपका डिफिनीशन है, बट अंदर में शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कब किसको इसकी ज़रूरत पड़ जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है। आपके घर में अच्छे हैं, बहुत खुशी की बात है, सब सीखें, सबकी मदद करें। जी डॉक्टर संजीव, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स की आवश्यकता कब होती है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब दिल रुकता है, दिल एक्चुअली इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के वजह से एक अहम होता है कि भाई इसलिए रुकता है, जिसे हम कहते हैं हाथ को फटफड़ाना। और इसी को इमीडिएटली अगर आप दोबारा नॉर्मल करना चाहते हैं तो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यूज़ करिए, और जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से दिल बंद हुआ है उसको ठीक करें, तो इंसान की जो चांसेस हैं, रिसर्च भी कहती है, तो ऐसे कंडीशंस में जाने ज़्यादा बचती हैं जब आप एईडी का इस्तेमाल करें। तो खाली छाती दबाना से काम नहीं होगा, आगे के लिए हमें सबको एईडी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी डॉक्टर अंकित, क्या सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस देखकर सीपीआर परफॉर्म करना उचित है या एक ट्रेनिंग ले ली जाए विशेषज्ञ से तो बेहतर होगा? ट्रेनिंग लेना जरूरी है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल स्किल्स है। सो ऑनलाइन वीडियोस देख के जरूर कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने के लिए एक विशेषज्ञ से ही ट्रेनिंग लेना जरूरी है। जी डॉक्टर तेज, सीपीआर के इंडिकेशंस यानी वो साइंस बताना चाहेंगे आप? कौन से जो है बहुत ऐसे लक्षण हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? एक बार फिर से याद करा दूं, ऐसा कोई व्यक्ति जो अचेत हो, आपके बार बार रिस्पांस पूछने के बाद भी रिस्पांस ना कर रहा हो और सांस नहीं चल रही हो, ऐसे व्यक्ति में सीपीआर करना है। संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर तेज? अच्छे समरिटन बने, गुड समरिटन बने, एक दूसरे की मदद करें, और जिसे आवश्यकता है सीपीआर या कोई इमरजेंसी हो आपातकाल में, उसकी मदद करें। डॉक्टर अंकित, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए, सभी को सीपीआर क्यों सीखना चाहिए? हर इंसान जान बचा सकता है, तो सभी को सीपीआर सीखना चाहिए, क्योंकि एवरीवन कैन बिकम ए मिनी डॉक्टर। जी डॉक्टर संजीव, लाइफ सेविंग टेक्निक है और सभी के लिए उपयोगी है, क्या संदेश रहेगा आपका? हम सब अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, क्योंकि बड़ी बात है कि किसी की जान बचा पाएं। मैं कहूँगा ये संदेश से कि आप दो हाथ से ज़िंदगी बचा सकते हैं, और एक संजीवनी बूटी का मंत्र जो ये है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 हाथ संजीवनी बूटी। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर संजीव भोई और डॉक्टर संजीव के मुख से जो संजीवनी बूटी का संदेश आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंकित साहू, आज के डिस्कशन में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सब तक पहुंचाने के लिए। विशेषज्ञों ने विस्तार से बताया है सीपीआर किन कंडीशंस में आप कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं और कैसे व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुँचा सकते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत युवा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरा वजन भी ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी या ऐसी कंडीशंस दूसरों के साथ होती होंगी, ये सब बातें आपके लिए या आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, क्योंकि लापरवाही करना, नज़रअंदाज करना किसी चीज़ को खतरे को कम नहीं करता। आंखें मूंद लेने से खतरा कम नहीं होता, लेकिन जागरूकता और सतर्कता से न सिर्फ आप अपने आप को, अपने परिवारजनों को, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि उनकी जान भी बचा सकते हैं। हर एक क्षण कीमती है उस व्यक्ति के लिए
जो बेहोश हो रहा है, जिसको कार्डियक अरेस्ट की स्थिति आ रही है, चाहे वो किसी भी कारण से हो। इसलिए हर एक पल का ध्यान रखते हुए गोल्डन आवर से गोल्डन मिनट्स की ओर चलते हुए बहुत आवश्यक है कि आप भी सीपीआर की जानकारी लें, उसे सीखें। गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारी अस्पतालों की तरफ से ट्रेनिंग मौजूद है, ट्रॉमा सेंटर की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको ये करना है कि पहल करनी है, यानी संकल्प करना है सीपीआर की ट्रेनिंग लेकर जीवन रक्षक बनने का, क्योंकि बहाने या विकल्प बहुत है मंजिल से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। यदि आप भी किसी की जीवन रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, वो आपकी मंजिल है, तो आज से ही इस बात का प्रयास कीजिए कि इस तरह की ट्रेनिंग्स यानी लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग्स का उपयोग करेंगे, उन्हें सीखेंगे और किसी के जीवन को एक नई रोशनी प्रदान करेंगे। टोटल हेल्थ के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का सिलसिला हम ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।